जय श्याम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत चैनल पे। तो नीट जेडब्ल्यू फिजिक्स लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस लेक्चर नंबर 35 में आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है, या फिर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी के मैं आपको रिलेशंस बताऊंगा, और कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेज बताता हूँ। और फिर आने वाले लेक्चर्स में फिर मैं आपसे बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी और पावर के बारे में, कुछ पीवाईक्यूज पे भी हम ध्यान देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बहुत सारे जो डिफरेंट फोर्सेज होते हैं उनके द्वारा वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देखें व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले तो देखिए व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल चीज है, वर्क डन इन ऑल केसेस इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के ई के बराबर होता है। ओके, तो यू कैन से डब्ल्यू वर्क डन इन ऑल केसेस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनको माइनस करेंगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए अभी छुट्टियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हम इसको कैसे करेंगे कुछ मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपके कुछ स्टेटमेंट है, बेसिकली व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन ऑन बॉडी बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। काइनेटिक एनर्जी ये हाफ एम बी स्क्वायर की फॉर्मूला होता है, जिसमें एम मास है बॉडी का और वी वेलोसिटी है। ओके, अगर वर्क पॉजिटिव है तो बॉडी स्पीड इंक्रीजिंग, अगर वर्क नेगेटिव है तो बॉडी जो स्पीड होगी इसकी घटेगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट कनेक्ट द फोर्स टू द मोशन। ठीक है, फोर्स और वर्क ऑफ काइनेटिक एनर्जी के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज फॉर स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, कोई भी मोशन हो उसके लिए वैलिड रहती है थ्योरम। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ओके, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये वर्क करती है। शॉर्ट में कह सकते हैं वर्क डन इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों ये कुछ मतलब कुल मिला के ये काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में मैंने आपको रिलेशन बताया, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग अ मास ऑफ 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। इट hits the ground with a velocity of speed of 50 मीटर पर सेकंड, टेकिंग g constant with a value 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डाइस्टिक फोर्स। तो देखिए इसको सिंपल तरीके से हम करेंगे। जैसे ये ड्रॉप है पानी की, ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये गिरेगी नीचे तो उसका वेट होगा कुछ, और वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, और एयर का फ्रिक्शन काम करेगा इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है गिरते समय, 50 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, जब डब्ल्यू जी इक्वल टू एम जी एच होता है प्लस के साथ। ओके, तो एम जी एच की वैल्यूज रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 जूल्स। ये सारी वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में आपको, आप देख सकते हैं। एम की वैल्यू 1 ग्राम है तो 10 स्क्वायर माइनस 3 किलोग्राम होगी। जी की वैल्यू यहाँ पर 10 ले ली हमने, और ये हाइट तो रखी 1 किलोमीटर, तो मतलब 10 स्क्वायर 3 हो गया। तो इसको सॉल्व करने में 10 जूल आ जाएगा। फाइन, नेक्स्ट देख लेते हैं हम रजिस्टिव फोर्स वाला वर्क डन निकाल लेंगे। अब देखिए वर्क डन इन ऑल फोर्सेज क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो दिस इज हाफ एम वी एफ माइनस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पर दो तरीके के फोर्सेज हैं, एक तो एयर का फ्रिक्शन फोर्स है और दूसरा आपका जो एम जी उसका वेट जो है। तो यहाँ पर दो फोर्सेज होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर के बराबर होगा। तो एम जी एच अभी हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। एयर का फ्रिक्शन हमें ये कैलकुलेट करना है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा पूरा। देखिए सारी वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में, केवल एयर फ्रिक्शन वाला जो आपको वर्क डन निकालना है। तो ये आप सारी वैल्यूज रख दीजिए। ओके, तो यू आर गेटिंग द आंसर है माइनस 8.75 जूल। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल इन सच ए वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस tq, वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इन सेकंड। तो वर्क डन बाय ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड। तो यहाँ सिंपल है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, हमें x दे रखा है तो इससे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करके। अभी एक्सप्रेशन आ गया। अब t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 रख दीजिए, तो ये आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी वो फाइनल हो जाएगी, तो ये आ गई 90 मीटर पर सेकंड। ना इनकी मदद से आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए जो मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताया, इसमें आप आंसर रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 528। ये मिली जूल में ये आंसर आ गया। ठीक है, हमारा 520 मिली जूल, ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, next question is a body of mass 1 kilogram is thrown upwards with a velocity of 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? G की वैल्यू ये लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने ये नीचे से कोई चीज ऊपर उछाली गई है, तो जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाइट इसकी 18 मीटर दे रखी है, 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम इसको बस यहाँ पर इसका, चूंकि ये ग्रेविटी अगेंस्ट जा रहा है तो वर्क डन जो होगा वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो माइनस एम जी एच होगा, मैंने आपको ये बताया लास्ट लेक्चर में किस तरीके से वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, माइनस 180 जूल्स हो जाएगा। ओके, ग्रेविटी के अब ये वाला फॉर्मूला जो हमारा है, जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन है, इसमें हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर में रख दीजिए। तो यहाँ पे दो तरीके के फोर्सेज होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और दूसरा एयर का फ्रिक्शन होगा। तो दोनों के द्वारा वर्क डन जो निकालेंगे आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और ये सारी वैल्यूज रखेंगे। ये 180 जूल मैंने माइनस कम निकाल लिया है, तो एयर फ्रिक्शन के द्वारा जो आपका वर्क डन हो जाएगा -20 जूल। तो इसमें लिखा है ना लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पर आंसर प्लस में लिखना है। ठीक है, तो 20 जूल हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 5 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 4 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। ये देखिए यहाँ पर फिर से वही काम है, आपको क्या करना है, 5 किलोग्राम का ये ब्लॉक है और ये सब वर्क डन दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला जो हमारा है हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर में। अब इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे आप देख सकते हैं, ये हमने डायग्राम बनाया है। ये इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक तो फोर्स लगाया जा रहा है, वो एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक इसका वेट होगा अपना, और एक फ्रिक्शन होगा। तो चारों फोर्सेस का सम जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। तो ये चारों फोर्सेस को मैंने सम किया,
इज इक्वल टू हाफ, इसका वैल्यू मास का कितना है 5 kg है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होती है और फाइनल भी जीरो, तो यहाँ पर ये दोनों वेलोसिटी जीरो है, ये ध्यान रखने की बात है। तो फाइनली जो आंसर आएगा मेरा इसमें देखिए, ये 250 कौन सा दे रखा है, ये फोर्स वर्क डन जो है 250 है, ठीक है, ये हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। और ये एयर फ्रिक्शन का जो आपका जो ये सरफेस के बीच में, उनके बीच में, ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, वो WFR है, ठीक। ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये WMG क्यों है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो ये -mg हो जाएगा। बस ये वैल्यूज को रख दीजिए, इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, तो WFR की वैल्यू -50 जूल हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। A bullet of mass 20 grams leaves a rifle at an initial speed of 100 मीटर पर सेकंड and strikes a target at the same level। अब देखिए सेम लेवल पे दे रखा है with speed of 50 मीटर पर सेकंड, the amount of work done by the resistance of wear। तो यहाँ पर देखिए चूंकि सेम लेवल है, इसका मतलब ग्रेविटी का रोल यहाँ पर जीरो हो चुका है, ठीक है, तो ग्रेविटी वाला वर्क डन इसमें यहाँ पर आपका जीरो है। तो अब यहाँ पर जो है एयर का फ्रिक्शन वाला काम करेगा, तो क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई ना एयर में, इनिशियल स्पीड 100 है, फाइनल स्पीड 50 है, तो एयर फ्रिक्शन यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ पर केवल इसका वेट होगा WG प्लस एयर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया चूंकि सेम लेवल पर है, उसकी हाइट सेम है, तो इसलिए यहाँ पर जो ग्रेविटी वाला रोल है यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एयर वाला फ्रिक्शन जो होगा वो उससे वर्क डन निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला में रहती है वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा -75 जूल। तो ये आपका लॉस हो गया, ये लिखा है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर विल बी, तो ये आपका आ जाएगा 75 जूल विद नेगेटिव साइन, ये आ गया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब देखिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक फॉर्मूला तो होता है P इक्वल टू mb, ये देखिए P इक्वल टू mb होता है, जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, और एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो इन दोनों की मदद से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर पर 2m, ये फॉर्मूला है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेल्टा के अपॉन के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 2 डेल्टा P अपॉन P, ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है। अब इसको यूज कैसे करेंगे कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पे, लिखा है टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर देख रहे हैं, तो हम इसको रख दीजिए P स्क्वायर अपॉन 2m बराबर होंगे दोनों के, ठीक है। तो m1 m2, अब m1 m2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं फटाफट इसको क्वेश्चन को समझाते हुए इस वीडियो को खींच रहा हूँ, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में, ठीक। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं, बस सिंपल करना है, P1 स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपका 4m है, तो यहाँ पर हमने 4m लिखा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये सॉरी 4, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा, तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो आप कह सकते हैं P1 और P2 का रेशियो 1:2 होगा। तो ये आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फटाफट खींच रहा हूँ दोस्तों, जिससे कम समय में ज्यादा सवाल, ठीक। तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जैसे आप नॉर्मली यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं, जो 1.5-2 घंटे के जो वीडियोस हैं, उसके मुकाबले मेरा वीडियो जो 10 से 15 मिनट में आपको वही नॉलेज देगा जो आप वहाँ पर 1-1.5 घंटा खर्च करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फिलहाल, if momentum is increased by 20% then kinetic energy increases by, बस आपको अलर्ट रह के इसमें देखना है, ये सारे क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं। तो मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो मैंने आपको बताया, देखिए P2 यहाँ पर मोमेंटम, पहला मोमेंटम था उसमें 20% और जुड़ गया, तो कितना हो गया P1 प्लस 20% ऑफ P1 मींस 1.2 P1। अब मैंने फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर पर 2m होती है, तो P2 स्क्वायर हो गया, तो 1.2 P का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ मतलब 1.44 का एक फिगर आएगा, इसका मतलब हो गया 1.44 का मतलब है दोस्तों 1 प्लस 0.44। अब ये जो है एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मतलब 44% इसमें P1 स्क्वायर, P1 स्क्वायर पर 2m, मतलब इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी आपकी 44% बढ़ के मिलेगी। तो ये इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी बॉडी इज 22% देन इंक्रीज इन द मोमेंटम। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए फिर से, ये फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के, तो एक्चुअली हमें क्या करना है, ये जो 22% है, तो मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी वो प्राइम 1.22 टाइम्स थी। अब यहाँ पे इसके राउंड अबाउट स्क्वायर रूट लेना है, तो हम जानते हैं 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11 होता है, 11 होता है, तो हम कह सकते हैं ये लगभग 11 होगा, मतलब 1 पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू 1.22 हो गया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको बताया, तो रफली पी इंक्रीज होगा 10% से, क्योंकि 1 पॉइंट, ये 1.1 आ गया ना, तो 1.1 था 1 प्लस 0.1, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो 10% का आपको एडिशनल जो है ये मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो आई होप यू गेट इट, ठीक है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, इसमें आपको केवल कंसेप्ट यूज करना है। इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडीज इंक्रीजेस बाय 50% देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, मोमेंटम जो है 50% लग जाता है, 1.5 गुना हो गया। अब 1.5 गुना का स्क्वायर कीजिए दोस्तों, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, ठीक है। 2.25 का मतलब हो गया 1+1.25, इसका मतलब हो गया सवा गुना बढ़ गया, मतलब आप कह सकते हैं 125% बढ़ गया। तो दोस्तों आपको सिंपल एक दिमाग लगाना है इसमें, फटाफट क्वेश्चन होंगे, ये चुटकियों के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300% देन परसेंटेज चेंज इन मूवमेंट। अब यहाँ पर देखिए 300% है, तो पहले एनर्जी अगर
के ई थी, उसमें 300% और मतलब 4 गुनी हो गई दोस्तों, तो 4 गुनी हो गई, इसका अंडर रूट ले लिए तो 2 गुनी हो गई। ठीक है, तो 2 गुनी का मतलब 1+1, पहले एक थी तो अब मोमेंटम जो होगा उसका दोगुना हो गया, इसका मतलब 100% बढ़ गया दोस्तों। ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो ये चुटकियों में करिए दोस्तों सवाल। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बिल्कुल एक से एक क्वेश्चन धुआंधार समझ में आ रहे होंगे। अब कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, थोड़ी थ्योरी दो थी दोस्तों, आपको समझाया था कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है, जो कि कंजर्वेटिव नहीं है, इसका मतलब पाथ पाथ डिपेंडेंट होता है, वर्क डन जो होता है पाथ डिपेंडेंट होता है, और वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो इन ए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। जबकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड केस में जो क्लोज पाथ में वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इधर नॉन कंजर्वेटिव में। तो पहला मैंने आपको बताया डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, नॉन कंजर्वेटिव में डिपेंड्स ऑन पाथ। सेकंड पॉइंट है वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो, जबकि नॉन कंजर्वेटिव में नॉन जीरो होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेज के नाम जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, स्प्रिंग फोर्सेज होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेज हो सकते हैं आपके। ठीक है, जितने कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं वो सारे आपके सेंट्रल फोर्सेज, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे होगा विस्कस फोर्सेज हैं आपके, ड्रैगिंग फोर्सेज हैं, फोर्स, ये सारे आपके नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। अच्छा, इसमें स्प्रिंग फोर्स भी होता है, ये वाला, ये मैंने आपको बताया, ये भी इसके कुछ क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स विद इन अ सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज, हाउएवर देयर सम द मैथमेटिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव के केस में वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मे बी डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी। तो यहाँ पर मतलब नॉन कंजर्वेटिव का नाम से मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो स्टोर नहीं हो पाती है, वो वेस्ट हो जाती है। लास्ट पॉइंट इज कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, मतलब जो चीज आपने स्टोर कर रखी है वो आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के केस में इट इज कंप्लीटली इररिकवरेबल, या जिसको हम वापस नहीं ले सकते। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moved in a conservative field from point A to B in 3 different paths, the force done will be, ठीक है, वर्क डन विल बी, तो देखिए ए से बी तक जाना है, 3 पाथ हैं, तो मैंने आपको बताया चूंकि ये कंजर्वेटिव है तो यहाँ पर सारे वर्क डन बराबर होंगे। इसका मतलब ये ऑल द 3 वर्क विल बी सेम, किसी भी पाथ से जाए आपका वर्क डन सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल इज मूव फ्रॉम 0 0 टू ए, ये देखिए डायग्राम में पता लग रहा है, यहाँ 0 0 से ए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अंडर ए फोर्स, फोर्स हमें दे रखा है दोस्तों, एफ की वैल्यू दे रखी है हमें 3I+4J। अब यहाँ पे ये नहीं पता है कैसा कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रॉम टू पाथ्स, पाथ 1 इज ओपी एंड पाथ 2 इज ओक्यूपी, लेट W1 एंड W2 बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स दिस। तो हमें क्या करना है, पहले तो पहचान करनी है वेदर दिस फोर्स इज कांस्टेंट और नॉट। तो यहाँ पर देखिए कि ये चूंकि फोर्स जो है टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट फोर्स का मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, इसका मतलब वर्क डन यहाँ पर इक्वल होगा दोस्तों। तो ये आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इस फोर्स को इक्वेशन से देख के आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, तो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन जो आपका होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, सही है। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये मैं आपको बताऊंगा, ये भी ठीक है। ठीक है, इट कैन बी कंप्लीटेड कंप्लीटली रिकवर्ड, तो ये इसका मतलब ऑल द क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन इन going from initial to final position is equal to change in kinetic energy of the particle. Next point is work done depends on path but not on initial and फाइनल पोजीशन। अब चूंकि कंजर्वेटिव फील्ड है तो ये डिपेंड करेगा, जो कि गलत बात है। ठीक, और वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, हाँ ये सही है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं, वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इन द फील्ड फॉर ओवर अ राउंड ट्रिप इज जीरो। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो हमें इनकरेक्ट पूछा था इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स और विस्कस है। तो ये तो आपके तीनों जो होते हैं आपके कंजर्वेटिव होते हैं, ये केवल विस्कस फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, इसके मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ पाथ पी क्यू आर इन अ कंजर्वेटिव फील्ड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू एंड फ्रॉम क्यू टू आर इज 5 जूल एंड 2 जूल। मतलब पी टू क्यू तो आपको लग रहा है 5 जूल और क्यू टू आर लग रहा है हमें 2 जूल। तो वो पूछ रहा है द वर्क डन इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम पी टू आर, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने आपको बताया था चूंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका मतलब पी से आर तक आप किसी भी पाथ से यहाँ वर्क डन सेम होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 और 2 ये 7 जूल होगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 जूल। तो पी से आर तक जाने में आपको 7 जूल वर्क डन करना पड़ेगा किसी पाथ से जाए। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड। आप ये ध्यान रखिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी केवल चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव टर्म, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। ठीक, और एक पॉइंट और है कि डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं मैं अभी आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया इसमें 3 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी जो आप निकालते हैं, ये चीज ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज निकालते हैं वो हमेशा वर्क डन की नेगेटिव होती है। मतलब
एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस के जो वर्क डन होता है, उनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसका नेगेटिव होता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो देयर इज नो एब्सोल्यूट एनर्जी, बेसिकली ये रिलेटेड टर्म है, ये रिलेटिव टर्म है जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ बातें थी पोटेंशियल एनर्जी के संबंध में। अब देखिए दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो उसमें एक बताता हूँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, तो दोस्तों अगर मूविंग अपवर्ड, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसमें वर्क डन आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, W इक्वल टू माइनस एम जी एच होता है। तो आप डेल्टा यू मैंने आपको बताया था, इसका माइनस कर दीजिए, तो सिंपल कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, जो वर्क डन होता है उसका माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस एम जी एच हो जाएगा। मतलब कभी आप अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उस केस में आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से इसका रिवर्स होगा जब डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा यू माइनस एम जी एच के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, if a body of mass 200 grams falls from a height 200 meter and its total potential is converted into kinetic energy at point of contact, ठीक, of the body with earth surface, then what is the decrease in potential energy of the body at the constant। अब देखिए यहाँ पे 200 ग्राम की है, तो हमने फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ लगाना है दोस्तों में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh होता है, ठीक है, फॉल कर रही है नीचे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, मतलब माइनस mgh हो जाएगी दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक। तो यहाँ पर माइनस m कितना है दोस्तों 200 इंटू जी कितना है, यहाँ पर हम अगर 10 ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन में दिया हुआ, और h कितना है दोस्तों 200, ठीक है। तो इसको कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। तो 200 ग्राम की बॉल है, तो इसमें 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो किलोग्राम बनेगा। तो देखिए 3 जीरो कट गए, ये कट गए, तो 2 दूनी 4, 4000, 400 हो गई है, ठीक है। ये 400 जूल, ये इतनी एनर्जी इसमें इस तरीके से आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी आपकी आज के लेक्चर की। ये लेक्चर में मैंने आपको ये चीज समझाई, ये नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए। और आज का लेक्चर यहीं तक, और अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा आने वाले और टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, एंड जय श्री सीताराम जी।